हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट में। पिछले साल का पेपर उठाकर आप लोग देखिएगा तो पाएंगे कि इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बनते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है, पूरे 50 सवालों को कवर किया गया है। स्कोर आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इस पर डबल स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो आपका पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार है और आपका दिया है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। ये तीनों पुरस्कार साथियों पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। और बाकी आपका बचता है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, यानी अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपका खेल से संबंधित है। तो जो भी साथी यहाँ पर सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मानक अनुपात के अनुसार इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात आप लोग बता दीजिएगा, क्या निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं। यहाँ पर 2:3, 3:5, 2:5 और आपका दिया है 1:2। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। सीधा सवाल आपसे साथियों पूछा भी गया है यहाँ से प्रश्न कि राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। अगर साथियों आपसे पूछे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तब आप कहिएगा 3:2 है। अगर आपसे सवाल पूछे कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तब आप कहिएगा 2:3, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी दोस्त गए हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर भाई आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की जो है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है 2:3 है। ए विकल्प करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक पर जो है सत्यमेव जयते वाक्य अंकित किया गया है? तो यहाँ पर साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या है, एक बार कोशिश करिएगा। चलिए भाई, सत्यमेव जयते साथियों किस पर अंकित किया गया है? तो आप सभी साथियों को पता होगा जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है भाई? अशोक स्तंभ। आप सभी साथियों को पता है अशोक स्तंभ है, और इसी पर साथियों सत्यमेव जयते शब्द अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द का अर्थ साथियों क्या होता है? सदा सत्य की ही विजय होती है, यानी हमेशा सत्य की ही जीत होती है। और सत्यमेव जयते साथियों ये आपका किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बनता है। तो भाई यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते जो है शब्द ये आपका भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है उस पर अंकित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, जन गण मन को आधिकारिक रूप से जो है भारत का राष्ट्रीय गान किस वर्ष घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। जन गण मन को जो है आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। कब साथियों? याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर साथियों जो 26 जनवरी 1950 को जो है आप सभी साथियों को पता होगा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था, लेकिन जो जन गण मन ये जो आपका शब्द है ये आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय गान किस वर्ष घोषित किया गया था? ध्यान रखिएगा
24 जनवरी 1950 को। कब भाई? 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को आप सभी साथियों को पता होगा कि जो भारतीय संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो भाई बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के जो है लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें सब लोग यहाँ पर भाई। चलिएगा, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत के इतिहास में प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव जो है किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। सरोजनी नायडू को, विजय लक्ष्मी पंडित को, इंदिरा गांधी को, सुचेता कृपलानी को। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। तो भाई जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं सरोजनी नायडू पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो भारत की जो है साथियों प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा, ठीक है। और इन्हें साथियों भारत का जो है कोकिला कहा जाता है। क्या भाई? भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को ही भारत का कोकिला कहा जाता है। तो ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश की रचना निम्नलिखित में से जो है किस कवि के द्वारा करी गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, माघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। रघुवंश की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? भाई कालिदास के द्वारा, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी पुस्तकें जो है कवि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेघदूत हो गया आपका, कुमार संभवम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम होगा, रघुवंशम हो गया, ये सभी आपकी रचनाएं जो हैं कवि कालिदास जी की हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये रहा साथियों क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आप लोग करेंगे। प्राचीन भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन का वर्णन करने वाले ग्रंथ इंडिका के लेखक जो है कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिए। इंडिका की रचना जो है किसके द्वारा करी गई? यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई मेगास्थनीज पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिनका ऑप्शन नंबर सी पर जा रहा है भाई, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे पहले पालतू बनाए गए अनाज के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर आंसर दीजिएगा सभी लोग। चावल, गेहूं, जौ, मक्का। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, तो यहां पर भैया आपका जौ जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें आप लोग फटाफट। चलिए, प्रत्येक वर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहां पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में से जो है विशाल ग्रेनरी यानी अन्नागार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर साथियों अन्नागार में क्या किया जाता था? यहां पर साथियों अनाज का जो है संग्रह किया जाता था। तो सभी लोग आंसर दीजिएगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और आपका दिया है बनावली। यहां पर आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? आंसर दीजिए। चलिएगा भाई, तो विशाल अन्नागार जो है साथियों ये आपका हड़प्पा में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहां पर हम देखते हैं अगला। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस नदी के तट पर जो है हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं। कलिंग के युद्ध साथियों कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हो, किस नदी के तट पर जो है यह युद्ध जो है हुआ था, बताइएगा। चलिए भैया आंसर दीजिएगा। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध साथियों कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, किस नदी पर? दया नदी पर। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन जो है निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए सब लोग फटाफट। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन साथियों कहां पर हुआ था? और राजगृह में। कहां पर साथियों? राजगृह में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे। सवाल नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। गुप्त काल के प्रसिद्ध नवरत्न विद्वान किस शासक के दरबार से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं फटाफट। गुप्त काल के प्रसिद्ध नवरत्न विद्वान किस शासक के दरबार से संबंधित थे? चलिए भाई, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम है और आपका दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोग फटाफट करिएगा। तो भाई इसका सही आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है नवरत्न थे। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्राचीन भारत के प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए भाई, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा करी गई थी। ये जो है पाल वंश का संस्थापक था। कौन भाई? धर्मपाल जो था ये पाल वंश का संस्थापक था। और जो है साथियों जो पाल वंश का संस्थापक था उसका नाम था गोपाल, याद रखिएगा गोपाल था। और ये जो धर्मपाल था ये जो है इस वंश का जो है शासक था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल के द्वारा करी गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया धर्मपाल वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की उपलब्धियों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी का यहां पर आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की उपलब्धियों से संबंधित है? समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा आप लोग भाई। ठीक है, चलिए, और आप सभी साथियों को पता होगा कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। सवाल नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो की खोज जो है किस वर्ष की गई थी? बताइए। और इसकी खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? आंसर दे सकते हो आप लोग। साथियों मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी 1922 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। साथियों मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा करी गई थी? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। क्या भाई? आर.डी. बनर्जी के द्वारा जो है इसकी खोज करी गई थी 1922 में। ठीक, आइए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय जो है विश्व के किस नगर में स्थित है? यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? सबका उत्तर आना चाहिए। तो भाई इसका जो मुख्यालय है साथियों वो है आपका कहां पर? ध्यान रखिएगा आप लोग, IMF का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC में स्थित है। यहां पर आप देखेंगे जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 दिया है, इसका आंसर आप लोग करेंगे फटाफट भाई। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा एक बार प्रयास करिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल भाई आप देखेंगे 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो है 5 जो है अस्थाई सदस्य होते हैं साथियों, और 10 जो होते हैं ये आपके अस्थाई सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। और इसका मुख्यालय बहुत पेपर में पूछता है, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब करी गई थी? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो भाई 7 अप्रैल 1948 को, याद रखिएगा दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना करी गई थी। और 7 अप्रैल को आप सभी साथियों को पता होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम यहाँ पर WHO का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जिनेवा में स्थित है साथियों। कहाँ पर? जिनेवा में स्थित है। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस नगर में जो है आयोजित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। चलिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है निम्नलिखित में से कहां पर जो है हुआ था? और इस अधिवेशन की यानी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? आंसर दीजिएगा आप लोग। तो देखिए भाई, जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, मुंबई में। आप सभी साथियों को पता होगा कि 28 दिसंबर, कब भाई? 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और इसका साथियों पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन फॉर्म में ये सभी जो है पूछे जाते हैं पेपर में। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। चलिए भाई, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया गया था? तो वो है साथियों आपका चौरी चौरा घटना के बाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा की घटना साथियों कब हुई थी? 1922 में। ये भी डेट कभी कभी जो है पेपर में पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। अगला सवाल ये रहा, ब्रिटिश शासनकाल में रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था जो है किसने लागू की थी? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। चलिए भाई, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था जो है किसके द्वारा लागू करी गई थी? मुनरो के द्वारा। याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध नारा जो है किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा जो है दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इंपॉर्टेंट है, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, तिलक और यहाँ पर दिया लाला लाजपत राय। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं लोकमान्य तिलक पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं। चलिएगा, फटाफट छापिए भैया और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। इसमें आपका कोई पैसा कोई चार्ज साथियों नहीं लगता है। ठीक है, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें साथियों तो 1942 में। कब? 1942 में। ठीक है, किसके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर साथियों इसी आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। करो या मरो का नारा भी दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल ये रहा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन का नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किस वर्ष किया गया था? 26 का आंसर बताएं। चलिए भाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन का नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किस वर्ष किया गया था? 1928 में। कब साथियों? 1928 में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से जो है किसे निर्वाचित किया गया था? 27 का आंसर बताएं। चलिए, तो यहाँ पर बात करें साथियों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष साथियों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, आप सभी साथियों को पता होगा, 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, तो इसमें साथियों अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या भाई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू, भाई आप सभी साथियों को पता होगा जवाहरलाल नेहरू क्या थे भाई, इनके द्वारा जो है साथियों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और ये जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे। किसके, संघ समिति के। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 28 का आंसर बताएं। चलिए साथियों, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही सवाल पेपर में बनते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे साथियों तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और आपकी अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और अभी तक आप देखेंगे तो प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। ये भी इस पेपर में सवाल पूछता है कि अभी तक जो है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। ऑप्शन आप दे देगा 1, 2, 3, 4, तो आपको क्या करना भाई, एक बार सिर्फ संशोधन हुआ है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो। भारतीय संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य किनके संविधान से प्रेरित माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यानी सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो ये साथियों आपका कहां से लिया गया भाई, सोवियत संघ रूस से। यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ रूस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको साथियों अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 51A अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताइए आप लोग। चलिए भाई आंसर फटाफट देते हुए चलिएगा, सेशन को शेयर करते हुए चलिएगा आप लोग। यदि आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, वहां पर क्वेश्चंस जो है ढेर सारे शेयर किए जाएंगे, वन लाइनर टाइप के। तो भारत के जो है यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा साथियों किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो आप जानते होंगे 352 के अंतर्गत। कई बार हमने आपको बताया, ठीक है। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में जो है वित्तीय आपात है। ठीक है, अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। 31 का आंसर बताइए। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और आपका दिया है 7 वर्ष। तो साथियों आप देखेंगे जो राज्यसभा है इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा को साथियों उच्च सदन भी कहा जाता है और इसे साथियों अस्थाई सदन भी कहा जाता है, यानी इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और वहीं पर लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सदस्यों का 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल। स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम आम चुनाव का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। 32 का आंसर क्या है, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्रथम आम चुनाव का आयोजन साथियों 1951 जो आपका सी ऑप्शन दिया है यही बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस संवैधानिक प्राधिकारी के द्वारा की जाती है। 33 का उत्तर बताइए। चलिए, कैग की नियुक्ति जो है यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। डबल स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए भाई 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर बताइए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिएगा भाई, पंचायती व्यवस्था से है, नगर निकाय व्यवस्था से, न्यायपालिका से है या आपातकालीन प्रावधान से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है आपका नगर निकाय से संबंधित है, यानी शहरी स्वशासन से।
ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था, बताएं। भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के बाद निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं, बताइए। राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद सदस्य, किसी न्यायालय के वकील। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे फटाफट भाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के बाद, यानी यहाँ पर जो आपका सेवानिवृत्त दिया है यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के बाद निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते, तो किसी न्यायालय के वकील पद पर जो है नियुक्त नहीं किए जा सकते। किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो है जो चीफ होते हैं, यानी जो आप कह सकते हो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन्हें जो है फिर किसी न्यायालय के वकील के पद पर जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है, बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है निम्नलिखित में से कौन सा है, 39 का आंसर बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है साथियों आपका क्या, राजस्थान है। क्या साथियों, राजस्थान है। आप देखेंगे जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो है साथियों ये आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सवाल नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताइए और किस अनुच्छेद के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 280 के तहत। यहाँ पर आप देखेंगे जो सी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त बंधुता शब्द का तात्पर्य जो है किससे है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। चलिए, बंधुता शब्द का तात्पर्य जो है किससे है, सबका उत्तर आना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता से। क्या भाई, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता से। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर आपके सामने नेक्स्ट है, आंसर दीजिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। 42 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताइएगा आप लोग भाई। यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो भाई 1962 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है आप जानते हैं अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, ठीक है। और ये जो है घोषणा 1962 में पहली बार की गई थी भारत चीन युद्ध के समय। अगला सवाल, मौलिक अधिकार शीर्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। 43 का आंसर बताइए। चलिए, तो मौलिक अधिकार साथियों आप जानते हैं ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के तहत इसको रखा गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए के यानी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 है। और इसका उत्तर जो हो जाएगा अनुच्छेद 66 है। यहाँ पर जो आपका डी विकल्प दिया है यही आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल ये रहा साथियों, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित है। पुलिस, कृषि, रक्षा, स्थानीय शासन। चलिए भाई, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान के संघ सूची में सम्मिलित है। चलिए भाई, तो यहां पर आप देखेंगे साथियों रक्षा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है आरंभ किया गया था। 46 का आंसर बताएं, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, तो 12 मार्च 1930 को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से किस तिथि को अंगीकृत यानी अपनाया गया था, बताइए।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। कब साथियों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर निम्नलिखित में से जो है किस संस्था का गठन जो है किया गया था? 48 का उत्तर बताइए आप लोग। योजना आयोग के स्थान पर निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन किया गया था? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा क्या भाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई। और नीति आयोग का गठन साथियों कब किया गया था? 2015 में। कब? 2015 में। भारत के इतिहास में किस राष्ट्रपति द्वारा जो है सर्वाधिक बार अध्यादेश जारी किए गए थे? बताइए। चलिए भाई, भारत के इतिहास में किस राष्ट्रपति द्वारा सर्वाधिक बार अध्यादेश जारी किए गए हैं? सभी लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा फटाफट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का 49 नंबर के। तो यहां पर साथियों आप देखेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये साथियों लास्ट सवाल है, इसका आंसर आप लोग करेंगे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किन के संविधान से ग्रहण करी गई है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और आपका दिया ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर भाई किसका किसका आता है। जरूर आंसर करिएगा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, आप सभी साथियों को पता है, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से साथियों हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। यदि आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।